नाजरीन, एक वक्फे के बाद हम दोबारा डॉक्टर मसूदा से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। डॉक्टर मसूदा, क्या आप हमें ये बता सकेंगे कि हेपेटाइटिस बी और सी, इन दोनों के ऐसी कौन से अवामिल हैं जिनसे ये फैल सकता है या हमें एहतियात करनी चाहिए ताकि हेपेटाइटिस बी और सी से बचा जा सके? हेपेटाइटिस बी और सी खून से इंसान को मुंतकिल होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी भी है कि इस्तेमाल सिरिंजेस को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अच्छी बात तो ये है कि आप कभी भी खुद सिरिंज खरीद के इस्तेमाल करें और कभी अपनी इस्तेमाल सिरिंज को हमेशा ज़ाया कर दें। कभी भी किसी का इस्तेमाल रेज़र इस्तेमाल ना करें। खून किसी को मत दें बगैर चेक करवाए, ना किसी से खून लें बगैर चेक करवाएं। जिनसी ताल्लुकात में एहतियात बरतें। और ये कि जब माँ जब हामिला हो तो उस टाइम पे हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट करवा लें कंफर्म करने के लिए, ताकि बच्चे को इसकी मुंतकिली ना हो। गोया एक तो ये कि हम खून मुंतकिल करने वाली जितने भी अशिया हैं जिनके अंदर हमारा हज्जाम नाई बारबर शामिल है, उस पर हम रेज़र जो है वो अगर किसी और पेशेंट का ऐसे का इस्तेमाल हुआ है जो हेपेटाइटिस सी या बी दोनों से मुतासिर है, तो वो उसका रेज़र अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो मुंतकिल का सबब बन सकता है। इसी तरह आप अपने जिनसी ताल्लुकात के अंदर भी दोनों सूरतों में हेपेटाइटिस बी और सी के अंदर एहतियात रखेंगे। हेपेटाइटिस सी के, जहाँ तक हेपेटाइटिस सी का सवाल है, आज तक रिसर्चर्स किसी फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंचे कि इससे किस हद तक जिनसी ताल्लुकात से ट्रांसफ़र होता है, लेकिन बहरहाल एहतियात बेहतर है। हेपेटाइटिस बी तो हाँ, हर 100% ज़्यादा चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस बी के एड्स के मुकाबले में जिनसी ताल्लुकात से फैलने के। ठीक है, गोया सिक्रीशंस के थ्रू जो है वो हेपेटाइटिस बी के फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं, हेपेटाइटिस सी के निस्बतन कम होते हैं, कम चांसेस होते हैं। अच्छा, इसी तरह डेंटल सर्जन्स हैं, उनके पास ज़ाहिर है कि वो एक ही निडल से बाज़ औक़ात इस तरह हो रहा होता है, उस निडल्स के प्रिक करने से भी फैल सकता है। गोया एहतियात का मकाम वो भी है कि वहाँ पर भी आप इसरार करें, यानी कभी भी एक इस्तेमाल किया चीज़ को दोबारा इस्तेमाल ना करें, चाहे वो सिरिंज हो, रेज़र हो या फिर मेडिकल आलात हो। इसके बाद हम आपको इस तरफ लाना चाहेंगे कि क्या कुछ अद्वियात ऐसी हैं कि जो दौराने यरकान जब हुआ हो, हेपेटाइटिस हुआ हो, तो हमें उससे परहेज़ करना चाहिए, वो इस मर्ज़ को बढ़ा सकती हैं? अच्छा, बेसिकली जब हेपेटाइटिस हुआ होता है, स्पेशली एक्यूट हेपेटाइटिस, तो तब किसी भी दवाई से ज़्यादा इस्तेमाल से एहतियात कर रखनी चाहिए। इवन पेन किलर्स के लिहाज से भी और बुखार के लिए भी सिर्फ पैराडोल तक ही अपने आप को वो रखा लिमिट किया जाए। गोया इस हेपेटाइटिस, किसी किस्म का भी हेपेटाइटिस हो, उसके अंदर हमें कोई ऐसी दवा से परहेज़ करना चाहिए कि जो अननेसेसरी आप ले रहे हों और वो जाकर मुतासिर कर रही हो जिगर को, और तो हमें उसकी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, माओं के लिए कोई ख़ास आप हिदायत देंगी कि ऐसी माएँ जिनके बच्चे जो है वो पैदाइशी तौर पर यरकान से पैदा हुए और उसके बाद फिर वो यरकान से कमज़ोर बच्चे पैदा हुए, तो हमें किस तरह उनकी एहतियात करना है, या माएँ जो हैं जिस वक्त डिलीवरी हो रही हो तो उस वक्त वो क्या एहतियाती तदाबीर करें? बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब जिन माओं को पता है कि वो हेपेटाइटिस बी की मरीज़ हैं, वो किसी अच्छे टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर में जाके एक स्टैंडर्ड गायनेकोलॉजिस्ट से अपनी डिलीवरी करवाएं, ताकि उसको ये पता होगा, उस गायनेकोलॉजिस्ट को ये पता है कि मुझे मेरे बच्चे के पैदा होते ही से ये इंजेक्शन लगवाना है। सबसे इंपॉर्टेंट एहतियात तो यही हो सकती है, क्योंकि अगर बच्चे ने एक दफ़ा हेपेटाइटिस डेवलप कर लिया, एक दफ़ा आपने वो 72 घंटे लूज़ कर लिए और बच्चे को हेपेटाइटिस हो गया, तो फिर तो आप कोई प्रिवेंशन नहीं कर सकते, फिर तो आपको दवाइयाँ ही देनी पड़ेंगी उसका इलाज करने के लिए, जो कि बच्चों के मुकाबले में और मसला हो जाता है क्योंकि बच्चे नाजुक होते हैं। तो गोया हमें माओं के लिए ये हिदायत देनी लाजमी है कि जिस वक्त डिलीवरी हो और अगर माँ कैरियर हो तो उसको फौरी तौर पे 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो वैक्सीन उसकी जो है वो लगवा ली जाए। हाँ, लगवा ली जाए, ताकि यह है कि वो आइंदा उसको दवाओं की ज़रूरत ना पड़े उस इलाज के लिए। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें पानी की, आपने अभी बात की थी कि ये फीकल और रूट से आता है, तो क्या पानी, जैसे हम थर्ड वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान जो है हमारा आता है, उसके अंदर जो WHO की रिकमेंडेशंस हैं कि वो फ्लैजिल का ख़ास तौर पे रिकमेंडेशन है कि एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने फ्लैजिल का कोर्स ऐसे ममालिक के अंदर जहाँ पर पानी जो है वो आलूदा रहता है, वहाँ पर दस्तयाब नहीं है प्रॉपर मिनरल वाटर, तो वहाँ पर जो है वो, तो क्या यरकान जो है वो एक सबब बन सकता है इस गंदे पानी के? हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई तो फैलते ही गंदे पानी से हैं। अब हेपेटाइटिस ई का तो अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन अवेलेबल है। अब क्योंकि हमारे पसमानदा ममालिक के अंदर ज़्यादातर मरीज़ों को हेपेटाइटिस ए हो ही जाता है और वैक्सीन काफ़ी महंगा है, तो हम हर मरीज़ के ऊपर तो ये रिकमेंड नहीं करते, लेकिन कोई ऐसा मरीज़ जो कि कमज़ोर है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, उसके अंदर हम हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगवा लेते हैं कि वो हेपेटाइटिस जैसा इजाफी बोझ ना बर्दाश्त कर पाए, उसको फिर हम
पहले से ही वैक्सीनेट करवा देते हैं, लेकिन आम तौर से वैक्सीनेट नहीं किया जाता, बस ये कि आप पानी बॉयल करके पिएं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है। यानी अगर मिनरल वाटर अवेलेबल नहीं है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम उस मिनरल वाटर की दस्तयाबी के लिए कोशिश करें, बल्कि घर के अंदर अगर हम पानी को बॉईल करके प्रॉपर तरीके से उसके बर्तनों को, क्या बर्तन भी हमें जो इस्तेमाल करते हैं पानी के, उनको भी तब्दील करते रहना चाहिए? बर्तनों को तब्दील करते रहना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे खास बात ये कि बर्तनों को अच्छे से धोएं साबुन से, हर दफ़ा साबुन से अच्छे से धोएं। हाँ, अगर बर्तन बहुत ख़राब हो गया है, कलई वगैरह ख़राब हो गई जो हमारे जो छोटे इलाकों में इस्तेमाल होते हैं, तो उसको वाकई चेंज कर लें। तो गोया ये तय हुआ कि हमारे यहाँ पानी से भी यरकान जो है वो एक सबब बनता है, और पानी से जो है वो बॉईल करके वाटर अगर हम पिएँ तो फैलने वाले दीगर अमराज की निस्बत यरकान भी से बचा जा सकता है। अच्छा, क्या पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस के हवाले से आप समझती हैं कि इतनी खानदगी हमारे यहाँ मौजूद है कि लोगों को अवेयरनेस है कि हेपेटाइटिस कितना है और क्या ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसकी अवेयरनेस लोगों में है? अफसोसनाक बात यह है डॉक्टर कलीम कि हमारे पाकिस्तान में हमारी तालीम याफ्ता ख़वातीन भी हेपेटाइटिस की मोहलिक असरात से आगाही नहीं रखती। कुछ अर्सा पहले एक स्टडी कंडक्ट की गई थी अयूब मेडिकल कॉलेज में, और उन्होंने ये देखा था कि 50% से भी कम मेडिकल कॉलेज एबटाबाद 50% से कम खवातीन जो कि तालीम याफ्ता हैं वो भी इस बात से आगाही नहीं रखती कि हेपेटाइटिस एक मोहलिक मर्ज है और इससे बचा जा सकता है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमारी तालीम याफ्ता माएँ ही इस बात से आगाह नहीं हैं कि हेपेटाइटिस किस तरह का मोहलिक मर्ज है और इससे प्रिवेंशन भी पॉसिबल है, तो फिर एक गैर तालीम याफ्ता माँ को तो हम बिल्कुल भी नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो क्या हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे इक़दामात होने चाहिए कि जिसके अंदर लोगों को इसकी आगाही का प्रोग्राम बताया जाए, इसकी ख़तरनाक हद तक जो इसकी कैफियत हो जाती है उससे लोगों को आगाह करने के लिए कोई हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है? और वो जाहिर सी बात है, दुनिया में हर जगह सेहत का जिम्मा हुकूमत पे ही होता है, तो ये हुकूमत का काम है कि वो आम तौर पे लोगों को आगाही अता करे, चाहे वो फीमेल हेल्थ केयर वर्कर्स के ज़रिए है या अपने मस्जिद के मौलवियों के ज़रिए है। वो लोगों को ये बताएं कि हेपेटाइटिस क्या बीमारी है, इससे क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और ज़रूरी है कि हमारे मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़रूर एक बहुत एक्टिव पार्ट अदा करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। जहाँ वो सियासत के बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं तो वहाँ उन्हें मेडिसिन के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि इससे वाकई आप अपने माशरे को बेहतर बना सकते हैं, हज़ारों मौतों को बचा सकते हैं होने से, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। नाज़रीन, हेपेटाइटिस के बारे में हमने खासी अहम गुफ्तगू डॉक्टर मसूदा के साथ शेयर की, और महसूस ये होता है डॉक्टर मसूदा की गुफ्तगू से कि हमारे यहाँ लोगों को खासी कम अवेयरनेस है। अगर ये लोगों को पता चल जाए कि हेपेटाइटिस मर्ज़ कितना मुज़ी साबित हो सकता है और हुकूमत अपना किरदार अदा करे, तो हम ये समझते हैं कि इस मुज़ी मर्ज़ से न सिर्फ आसानी से जान छूट सकती है, बल्कि हम बहुत आसानी से दीगर अमराज जो इसके बाद आने वाले कोई सबब बन सकते हैं उससे भी बचा जा सकता है। इसकी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन डॉक्टर मसूदा ने बताया कि अवेलेबल है, और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इसके अवेलेबल है, और हेपेटाइटिस सी का और बी का दोनों का इलाज भी मौजूद है। तो लिहाजा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये जानलेवा साबित हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंसान सारी ज़िंदगी कैरियर रहेगा, लेकिन यह है कि हम इसका इलाज मौजूद है, और अब ख़ासा सस्ता इलाज हो गया है। पहले बहुत महंगा इलाज था, लेकिन अब वो ऐसे इंजेक्शंस अवेलेबल हैं कि जो उसके इलाज के अंदर ख़ासा क्रोनिक केयर स्टेट को हम एक तरह से वायरस को जिस्म से अखराज कर सकते हैं। क्रोनिक केयर स्टेट से भी एक हद तक हम बच सकते हैं कि वायरस बॉडी से निकल जाता है। हाँ, दोबारा आने के चांसेस तो रहते हैं, लेकिन फिर भी। डॉक्टर मसूदा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे हमारे नाजरीन के हेपेटाइटिस बी और सी अगर किसी को खुदा न खास्ता हो जाता है तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो हम उसके लिए पहले परफॉर्म करें, उसको करवाएं, और उसके बाद ऐसे कौन सी हमारे पास दवाएं मौजूद हैं इलाज की गर्ज से कि हम उसको इस्तेमाल करा सकते हैं, और वो क्या उनकी कीमत हो सकती है? अच्छा, जहाँ तक पहले तो डायग्नोस करने के मामले में है कि अगर आपको लगता है, शक है और आपको नहीं कंफर्म पता कि आपको हेपेटाइटिस का मर्ज है, तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम वायरल मार्कर्स के नाम से मेडिकल टर्म में वायरल मार्कर्स, ठीक है। वायरल मार्कर्स, इसमें दो टेस्ट होते हैं, एक हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और एक एंटी-HCV। अब अगर आपको बी और सी हो गया है तो ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, इसका इलाज किया जा सकता है। तो आप फ़ौरन अपने करीबी मॉलिज से रुजू करें। आपका करीबी मॉलिज सबसे पहले एक सिंपल ब्लड टेस्ट करवाएगा, अगेन जिसका नाम LFTs है।
अगर लेफ्टीज़ के अंदर एंजाइम्स यानी SGPT बढ़ा हुआ हो तो फिर तो फ़ौरन इलाज शुरू कर देना पड़ता है। लेकिन अगर वो बढ़ा हुआ नहीं है, दोबारा ये टेस्ट करवाते रहते हैं कि जैसे ही ये बढ़ना शुरू हो तो हम इलाज शुरू कर दें। गोया हमें यरकान के अंदर किसी ऐसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी और सी आपके जिस्म के अंदर अल्लाह ना करे किसी के दाखिल हो जाता है तो फिर उसके लिए हमें वायरल मार्कर्स कराने होते हैं। वायरल मार्कर्स ये तय करेगा कि उसकी मकदार जिस्म के अंदर कितनी तय करेगा कि बी और सी में से कौन सा आप वायरस है। फिर उसके बाद हम लिवर एंजाइम्स करवाएंगे तो ये तय होगा कि कितना नुकसान हुआ है या अभी नुकसान होना शुरू हो गया है तो अब हमें इलाज की ज़रूरत है। ठीक है, फिर इलाज किस तरह से करना है वो कंफर्मेशन करता है PCR और बायोप्सी वगैरह। ठीक है, PCR और बायोप्सी से ही कंफर्म हो जाएगा कि इलाज की ज़रूरत है, कि इलाज की ज़रूरत है या नहीं है। हमारे पास क्या अवेलेबल है इसकी मेडिसिन, इसके ट्रीटमेंट के गर्ज से? जहाँ तक हेपेटाइटिस सी का सवाल है, हेपेटाइटिस सी के अंदर तो 2 बेसिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक तो सिंपल इंटरफेरॉन्स हैं जो कि हमें हफ्ते में 3 दफ़ा आपको इंजेक्शन लगाना होता है अपने सबकुटेनियसली। ये बहुत ही आसान सा इंजेक्शन है। हमारे पूरी दुनिया में हज़ारों लाखों लोग डायबिटिक्स हैं जो कि इंसुलिन खुद लगाते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे इंसुलिन लगती है। तो इसमें और इंसुलिन लगाने में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो लगाना मुश्किल हो, जिसे लगाने के लिए आपको ज़रूर किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाना पड़े। तो ये आपको हफ्ते में 3 दफ़ा लगवाना होता है और इसके साथ कैप्सूल राइबोसोल इस्तेमाल किया जाता है। वो 400 मिलीग्राम का एक कैप्सूल होता है जो कि दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वेट के लिहाज से पेशेंट को देना होता है। ये रोज़ाना देना होता है? ये रोज़ाना देना होता है। और वो हफ्ते में 3 दफ़ा होता है। ये इलाज 6 महीने तक करते हैं। फिर 6 महीने के बाद हम दोबारा टेस्ट करवा के कंफर्म करते हैं कि मरीज़ की बॉडी से इसका वायरस का खराज हो गया है। तो 6 महीने कम से कम इसका देना ज़रूरी है या फिर ये वायरल मार्कर्स तय करेंगे कि 6 महीने? ज़्यादातर तो किस्मों में 6 महीने देना ज़रूरी होता है। सिर्फ कुछ किस्में ऐसी होती है जिनके अंदर अगर हमें पता है कि जीनोटाइप B या C है जो कि इतनी खतरनाक जीनोटाइप्स नहीं है और मरीज़ का वायरस बहुत जल्दी क्लियर हो गया है, 3 महीने के अंदर ही पूरा क्लियर हो गया, तो फिर हम उसे जो है ना 24 हफ्ते के ऊपर ही बंद कर सकते हैं। यानी उसको 24 हफ्तों तक भी लाया जा सकता है, शॉर्ट किया जा सकता है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन पेग इंटरफेरॉन्स है। ये निस्बतन महंगा इंटरफेरॉन है मगर निस्बतन इसके अंदर रिजल्ट्स भी बेहतर हैं। ठीक है, पेग इंटरफेरॉन्स होता है, थोड़ा महंगा है उसके मुकाबले में, लेकिन इसके अंदर रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ एक बात और भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं इंटरफेरॉन्स के साथ, उसमें रिजल्ट्स पूरी दुनिया से ज़्यादा बेहतर रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि हमारा जो वायरस की किस्में पाई जाती हैं वो इतनी एक्टिव फॉर्म और ख़तरनाक फॉर्म नहीं है। हमारे यहाँ हेपेटाइटिस सी का वायरस B और C पाया जाता है, वो इतना ख़तरनाक नहीं है। तो इस वजह से इंटरफेरॉन्स का ये भी पाकिस्तान के हमारे नाजरीन खुशकिस्मती है कि हमारे पास इतना ख़तरनाक किस्म का वायरस जो है वो नहीं है जो कि जानलेवा साबित हो सकता है और ये कि उससे बचा भी जा सकता है, ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर कर लिया जाए। जहाँ हेपेटाइटिस B का सवाल है, हेपेटाइटिस B के अंदर एक तो आप सिंपल इंटरफेरॉन्स जैसे हेपेटाइटिस C के अंदर देते हैं वैसे ही दे सकते हैं। दूसरा फॉर्म ऑफ इलाज गोलियाँ हैं। ये गोलियाँ आपको रोज़ खानी होती हैं और इनका मुद्दत ऑफ ट्रीटमेंट तो आपके टेस्ट वगैरह साबित करेंगे। हेपेटाइटिस B का इलाज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है जो कि आपका मॉलिज बेहतर समझता है क्योंकि उसमें टेस्टों की वैल्यू से कुछ चीज़ें डिफरेंट आती हैं, लेकिन कम से कम 6 महीने का इलाज करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल का इलाज भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल इसके अंदर गोलियाँ भी अवेलेबल हैं, यानी खाली गोली के ऊपर भी आप हेपेटाइटिस B को इलाज कर सकते हैं, यानी इंजेक्शन की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेपेटाइटिस B के अंदर आप सिर्फ गोलियों के ऊपर भी जो कि 6 महीने से 2 साल तक के अरसे तक की दी जा सकती है। हेपेटाइटिस C का सवाल है, वहाँ इंजेक्शन लगाना फिलहाल तक ज़रूरी है। अभी स्टडीज़ चल रही हैं नई दवाइयों के ऊपर, लेकिन वो अभी तक FDA ने अप्रूव नहीं की। तो नाजरीन, हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें जो है वो और हमारे तमाम अहबाब अक़रबा और जितने लोग हमारे पास मौजूद हैं उनको इस बीमारी से अल्लाह ताला महफूज रखें। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुझे इस वक्त याद आ रही है कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। तो इस बात का डॉक्टर मसूद ने भी तज़किरा किया कि पानी की आलूदगी जो है वो भी इरकान के फैलने का एक सबब बन सकती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे, आपको और हम सब के बच्चों को और सबको अपनी इस बीमारी से महफूज रखें। आइंदा इंशाअल्लाह हम अपने प्रोग्राम में किसी और बीमारी के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।